आप अंबेडकर की कितनी आलोचना करते रहिए, लेकिन अंबेडकर के विचारों को आप नहीं मिटा पाएंगे। और जरा ध्यान से कभी सोचिएगा, मौका लगे तो, किस मुसलमान ने कहा कि गले में हाड़ी बांध के घूमना है? किस मुसलमान ने कहा दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हम विरोध करते हैं? किस मुसलमान ने कहा हम किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपने बगल में बिठा के खाना नहीं खिला सकते? याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो हिंदू 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 राष्ट्र की बात करते हैं। यही लोग हैं जो आपको बांटना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना। बरेली का जो ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से एक बाबा छोड़ दिए, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएगा। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। कल को फिर सिख समाज के लोग कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, तमिल वाला कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दो, नागालैंड वाला कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, और कश्मीर वाला कहेगा कि हमको कश्मीर अलग राष्ट्र चाहिए। ये तो देश को बांटने की कार्रवाई है। जब भारत के संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी संविधान पे प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया। अगर नहीं मानते हो तो इस्तीफा देके हट जाओ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब वरना तो सब ऐसे ऐसे कोई कहेगा हमको कानेपुर का राष्ट्र बना दो, हम यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएंगे। मनोज भाई यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, धनीराम भाई यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम सुल्तानपुर के राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब कुछ भी कोई चलाया जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी कोई बके जा रहा है। तो इसलिए इस देश को हम सब लोगों को मिलकर बचाना। और आज बड़ी खुशी है कि इसमें सभी दलों, सभी समुदाय, सभी, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस कमरे में दिख रही है। अभी यहां लोग जिक्र कर रहे थे कि मैं 6 महीने जेल में रहा। 74 के रेलवे के आंदोलन में रघु ठाकुर जी जेल में रहे। इमरजेंसी जब इस देश में आपातकाल लगी, 2 साल तक जेल में रहे। अलग अलग आंदोलनों में, कभी मजदूरों के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी नौजवानों के लिए, कभी समाजवाद के लिए, अलग अलग आंदोलनों में अपनी जिंदगी के 7 साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। कितनी लाठीचार्ज हुआ, कितना संघर्ष किया, लेकिन आज भी आप देखिए मजबूती से अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर टिके हुए हैं। और ऐसा नहीं कि राजनीति में भी किसी छोटे पद पे रहे। जनता पार्टी के महासचिव रहे, जनता दल जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रीय महासचिव रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। और आप रहन सहन, पहनावा और एक साधारण जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं, मैं समझता हूँ रघु जी समाजवाद की पाठशाला है। समाजवाद इनसे सीखना चाहिए, कैसे अंतिम आदमी के लिए मन में पीड़ा होती है और उस तरह का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। साथियों और दोस्तों, देश के वर्तमान हालात और हम, ये आज की विचार गोष्ठी का मुद्दा है। और अगर वर्तमान हालात को आप देखेंगे तो मुझे लाइन याद आती है कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। अभी जब मनोज भाई यहाँ पे बोल रहे थे तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। मैं उसको सुन रहा था तो बहुत भावुक हो गया। मैं सोच रहा था कि ऐसे मनोज त्रिपाठी या वो जो सीओ अंकुर सिंह या जो अनूप वाजपेयी जी का प्रयास है, या जो वो सिख ड्राइवर का उदाहरण दिया इन्होंने, ऐसे लोग अब धीरे धीरे समाज में कम क्यों हो रहे हैं? क्यों इतनी नफरत हमारे दिमाग में भरी जा रही है कि हम कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनते हैं, कभी कोरोना के समय में हम देखते हैं कि भाई सब्जी वाले को कोई पीट रहा है, कभी जा देखते हैं कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं चर्च के सामने हनुमान चालीसा हो रही है। इतनी नफरत की बाबा रेडीमेड किसी ने नाम रख लिया तो कह रहे जाओ साहब इसका नाम बदलिए, आप बाबा रेडीमेड कैसे रख दिया? 40 साल से उसकी दुकान चल रही है। और इतने सालों में एक घटना मुझे मिली कि उत्तराखंड में दीपक कुमार नाम के बहादुर आदमी ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक कुमार है, इनकी दुकान कैसे हिम्मत हो रही आपकी बंद करने की? इतनी नफरत।
इतनी नफरत लेके हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? मैं तो कहता हूं बार बार कि अगर आपके परिवार में 4 भाई हैं और उनमें आपस में नफरत है तो आपका परिवार खुश नहीं रह सकता। आपके मोहल्ले के लोगों में आपस में नफरत है तो आपका मोहल्ला खुश नहीं रह सकता। आपके कानपुर जिले में लोगों में आपस में नफरत है तो आपका जिला खुश नहीं रह सकता। आपके प्रदेश में नफरत है तो प्रदेश खुश नहीं रह सकता। देश में नफरत है तो देश खुश नहीं रह सकता। लेकिन आज नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग इस देश में और इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। हम इनका इलाज अपने वोट की ताकत से जब तक नहीं करेंगे, ये नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगेगा। कानपुर में तो बहुत फैक्ट्री पे ताला लग गया ना। अब मैं कानपुर वालों से कहने के लिए आया हूं कि इस नफरत की फैक्ट्री पे ताला लगाओ। मनोज भाई ने ठीक कहा, इनको कानपुर में नहीं महसूस हुआ होगा, हिंदू मुसलमान के आपस के प्रेम को इन्होंने देखा होगा। लखनऊ की राजनीति को जब देखा तब इनको समझ में आया कि हां क्या हो रहा है। बच्चों की मौत पे खबर ना चलाओ, एक इतने वरिष्ठ पत्रकार पे दबाव डाला जा रहा है, इतने विज्ञापन इकट्ठा करो, ये दबाव डाला जा रहा है और उसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ता है और आज पॉडकास्ट चला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप जैसे लोग, रवीश कुमार जी जैसे लोग और तमाम वो पत्रकार जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों की लाखों रुपए की नौकरी को लात मार के अपना खुद का माध्यम चुना जनता के बीच में पहुंचने का। मैं देख रहा था प्रणव राय जी डिकोडर का माइक लेके कलकत्ता की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो खड़े हैं लोग, सच के साथ खड़े हैं। थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन आपको जहां भी लोग देखेंगे इज्जत से देखेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पे अमल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कई प्रकार की चुनौतियां हैं। 4 स्तंभ हैं देश के, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। किसकी तरफ आप निगाह उठा के देखेंगे? आज जज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो खुलेआम कहते हैं हाँ मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं, हम जाते हैं आरएसएस के कार्यक्रम में। एक जज अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जाएगा, जिस आरएसएस ने एक राजनीतिक दल को जन्म दिया, वो न्याय कैसे करेगा? कोई बोलने वाला है? आज पत्रकारिता की हालत यह है कि प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, समोसा कैसे खाते हैं, चटनी कैसी लगती है। यह पत्रकारिता है? यह पत्रकारिता हो रही है? प्रधानमंत्री के पास मुद्दे क्या है? देश के लिए कोई मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में आए, कहने लगे हाँ भाइयों और बहनों बताइए, अगर गांव गांव में शमशान कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? पब्लिक कह रही हाँ हाँ होना चाहिए। बताइए आप, देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में यह नहीं कह रहा है कि स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं, गांव गांव में सड़क होनी चाहिए कि नहीं, पीने का साफ पानी बुंदेलखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5-5 किलोमीटर से तुम लोगों को पानी भरना पड़ता है, इससे मैं तकलीफ में हूं, हमें पीड़ा है। इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है? अभी केरल में गए प्रचार में, वहां भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल देखा, वो देखा, केरला फाइल देखा, हमने बहुत दिखाया लोगों को। लेकिन ये विपक्ष वाले कहते हैं कश्मीर फाइल ठीक नहीं है, केरला फाइल्स ठीक नहीं है, कश्मीर फाइल के नाम पे वोट दो, केरला फाइल के। क्या है ये पिक्चरें? क्या है? समाज में जहर फैलाने की पिक्चरें, समाज को बांटने की पिक्चरें, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली पिक्चरें। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कहता है चलो कश्मीर फाइल देखेंगे, केरला फाइल देखेंगे। अभी महबूब गाना गा तो रहे थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक बार अपने कैबिनेट वालों के साथ यह पिक्चर भी लगाइए, हम लोगों को भी बुलाइए, हम भी आएंगे देखने के लिए। बुलाइए। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे बहुत सारी पिक्चरें बनी है, उसको आप कभी नहीं प्रमोट करते। पूरब पश्चिम बनी है, उपकार बनी है, उसको आप कभी प्रमोट नहीं। आप पिक्चर कौन सी प्रमोट कर रहे हैं? जिससे नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। मैंने बदले में कहा प्रधानमंत्री जी को कि आपको फाइल्स देखने का बहुत शौक है, कश्मीर फाइल्स देखिए,
केरला फाइल्स देखिए, एप्स्टीन फाइल्स भी देखिए, आप देखिए ना भाई, एप्स्टीन फाइल्स देखिए। आप सोचिए किस तरह का वातावरण देश का बनाया जा रहा है, किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, आसाम का मुख्यमंत्री कहता है मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना, मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। तो मैंने कहा भैया जितने भी अरब देश से तेल गैस आते हैं, अंधभक्त लोग फैसला लो कि इनके घर से आने वाला कोई भी गैस और तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैसला लीजिए आप, कहां तक नफरत को लेकर जाएंगे आप, कितना नफरत फैलाएंगे आप। आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, मछली की दुकान बंद होनी चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, डंडे से मारेंगे अंडा बिकेगा तो। नवरात्र में यह होना चाहिए, नवरात्रि में यह होना चाहिए। आप बताइए, मंगलवार को अंडा नहीं बिकेगा। और क्या हुआ अभी बंगाल में? बंगाल में क्या हो रहा था? वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो गाली देके बोलता है, वो मछली खा रहा है मंगलवार के दिन। मनोज तिवारी मछली खा रहे हैं। और इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कहता है कि अरे भाई घर के अंदर गाय मांस भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जाके वहां एक सभा में कह रहा है आसाम का मुख्यमंत्री, ममता दीदी हम तुमसे मछली खाने का, मांस खाने का कंपटीशन करना चाहता है, तुम जितना खाएगा उससे 1 किलो ज्यादा हम खाएंगे। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के, ये चुनाव के मुद्दे हैं हमारे देश के लोकतंत्र के। इस नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दो। वहां बिहार का चुनाव हो रहा था तो मटन के नाम पे, मछली के नाम पे मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे, कहते हैं झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं, लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे हैं। कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। अब किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को? ठीक कहा धनीराम भाई ने कि बात सिर्फ मुसलमान तक की नहीं है, वहां तक आपको छुट्टी नहीं मिलनी है, उसके आगे बात है। दलित और सवर्ण को भी लड़ाना है, पिछड़ों और सवर्णों को भी आपस में लड़ाना है, फिर मराठा गैर मराठा को लड़ाना है, फिर जाट गैर जाट को लड़ाना है, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाना है, हिंदू को सिख से लड़ाना है। बात यहां तक नहीं रुकेगी। याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार चल रही। झगड़ा पार्टी, पूरे देश में झगड़ा कराना इनका लक्ष्य है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश, आप महात्मा गौतम बुद्ध के देश, आप संत कबीर के देश, आप बाबा गुरु नानक देव के देश, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के देश, आप पूरी दुनिया को शांति का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश देते हैं। और आप पूरे इस ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान आपकी कोई भूमिका नहीं, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। आपके किसी पड़ोसी देश से पटती नहीं, आप विश्वगुरु हैं। ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपके संबंध पाकिस्तान से खराब, आपके संबंध बांग्लादेश से खराब, आपके संबंध नेपाल से खराब, आपके संबंध मालदीव से खराब। आपके संबंध ठीक किससे है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप जबरदस्ती मुद्दा बनाए रहते, पूरे देश में एसआईआर चला रहे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कितने बांग्लादेशी मिले बिहार के अंदर? कितने बांग्लादेशी मिले? इतने वोट काट दिया आपने, पूरे बिहार का चुनाव चौपट कर दिया एसआईआर के नाम पे। कुल 72 विदेशी नागरिक मिले, 72, सिर्फ 72, और जिसमें 6 बांग्लादेशी मिले, बाकी नेपाल के नागरिक मिले। बताओ आप, चल रहा है बांग्लादेशी। आपकी 12 साल से सरकार है हिंदुस्तान में, ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी? बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है।
कभी हम पढ़ते हैं कि सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ पाता। कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम बनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना। जब तक आप नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगाएंगे, आप किसी विषय पे सोच नहीं सकते। शिक्षा की हालत क्या है? 1 लाख सरकारी स्कूल, सरकारी आंकड़े हैं मनोज भाई, 1 लाख सरकारी स्कूल 12 साल में बंद हुए इस देश के अंदर। किसी हिंदू का खून खौला? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, ये स्कूल कैसे बंद हो गए। सरकारी अस्पतालों की खबरें हम लोग देखते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड के ऊपर, ऑपरेशन मोमबत्ती में होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, ना विश्व हिंदू परिषद वाले का, ना बजरंग दल वाले का। जो बाबा रेडीमेड बंद करवाने के लिए उनका खून खोलता है, वह खून खोलता है उनका। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे चर्च के सामने, वहां जाके दंगे फसाद कराने में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात पे खून नहीं खोलता। आज भी आजादी के 80 सालों के बाद बुंदेलखंड के कई इलाकों में 5-5 किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, कोई नहीं बोलता इस पे, क्योंकि आज राजनीति की चर्चा में ये शामिल ही नहीं है। आप सोचिए, जिस पत्रकारिता की बात अनूप वाजपेयी जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी कर रहे थे, अगर 993 रुपए एक साथ सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया होता, हिंदुस्तान की राजनीति अगर जिंदा होती तो समाजवादी से लेकर वामपंथी तक सारे विपक्ष के लोग आज सड़कों पर होते, और सरकार की हिम्मत नहीं थी 993 रुपए बढ़ाने की। 261 रुपए, बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका। मजदूर दिवस पे जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। सबकी संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो रही हैं। हमें गुस्सा नहीं आता। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर, तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको, ये समझ लो आप। उनको ठीक करते करते खुद को ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया है। आज आप बताइए, चुनाव खत्म हुआ, 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया और 261 रुपए 5 किलो वाला सिलेंडर बढ़ गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहां झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, देश का झालमुड़ी बना दिया इन्होंने। तो इसलिए मैं आप सबसे, मुझे लगता है मैं ज्यादा लंबा बोल गया, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहने चाहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। पट्टा लेके नहीं आए हैं हम लोग कि हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, पट्टा लेके नहीं आए। लेकिन एक बात तय है कि जितने दिन जिंदा रहेंगे, बहादुरी के साथ जिंदा रहेंगे, हिम्मत के साथ जिंदा रहेंगे, और आपस में प्रेम भाव से जिंदा रहेंगे। प्रेम करना कौन सी बुरी बात है? हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहें, यह कौन सी बुरी बात है? हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं, आज भी मैं उसको निभाता हूं, आज भी निभाता हूं। सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक है रिश्ते पीढ़ियों के, उसको निभाता हूं। हमारे ससुराल के अशफाक भाई यहां बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हमारे साले साहब कहां हैं? ये देखिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मिली जुली हम लोगों का पारिवारिक माहौल है, उसको बिगाड़ने का काम ये पार्टी कर रही है। इससे ना देश खुश रहेगा, ना परिवार खुश रहेगा, ना नफरत तो वैसे ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी को खत्म करना है, इस बीमारी से मिल के लड़ना है, और तभी इस देश की जो पहचान है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, वो विशेषता तभी कायम रह पाएगी। आज
गोडसे के नारे आप चाहे जितने लगा लो, लेकिन जो गांधी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी, 80 देशों में। लोहिया की शख्सियत को चाहे जितना नकारते रहो, लेकिन वही लोहिया हैं जिन्होंने नारा दिया था, सवर्ण समाज से आते थे, उन्होंने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव में 100 में 60, समाज के भेदभाव को मिटाने की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप अंबेडकर की कितनी आलोचना करते रहिए, लेकिन अंबेडकर के विचारों को आप नहीं मिटा पाएंगे। और जरा ध्यान से कभी सोचिएगा, मौका लगे तो, किस मुसलमान ने कहा कि गले में हाड़ी बांध के घूमना है? किस मुसलमान ने कहा दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हम विरोध करते हैं? किस मुसलमान ने कहा हम किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपने बगल में बिठा के खाना नहीं खिला सकते? याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो हिंदू 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 राष्ट्र की बात करते हैं, यही लोग हैं जो आपको बांटना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना। बरेली का जो ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से एक बाबा छोड़ दिए, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएगा। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। कल को फिर सिख समाज के लोग कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, तमिल वाला कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दो, नागालैंड वाला कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, और कश्मीर वाला कहेगा कि हमको कश्मीर अलग राष्ट्र चाहिए। ये तो देश को बांटने की कार्रवाई है। जब भारत के संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी संविधान पे प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया। अगर नहीं मानते हो तो इस्तीफा देके हट जाओ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अब वरना तो सब ऐसे ऐसे कोई कहेगा हमको कानेपुर का राष्ट्र बना दो, हम यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएंगे, मनोज भाई यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, धनीराम भाई यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम सुल्तानपुर के राष्ट्रपति बन जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब कुछ भी कोई चलाया जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी कोई बके जा रहा है। तो इसलिए इस देश को हम सब लोगों को मिलकर बचाना, और आज बड़ी खुशी है कि इसमें सभी दलों, सभी समुदाय, सभी, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस कमरे में दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।